हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके बीच एक नया लेक्चर लेके आए हैं कूलम्स लॉ। आज का लेक्चर होने जा रहा है कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ क्या होता है, कुछ रिलेटेड इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो हो जाए पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, है ना। वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रो देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है ना। ये सारी बातें हम लोग पहले से सीख चुके हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए थे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE पे, है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, कूलम्स लॉ किसके बारे में लॉ है, क्या है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सब बातों को आज सीखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर में सीखे थे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कितने फोर्स से रिपेल करेंगे। जैसे मान लो कि एक वस्तु पे इस पे धनावेश है, इस पे भी धनावेश है, ठीक है। तो ये धनावेश इस धनावेश को रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा। तो कितने ताकत से धक्का लगाने वाला है। या फिर अगर मान लो कि एक बॉडी पे धनावेश है और दूसरे बॉडी पे ऋणावेश है, तो पहला बॉडी दूसरे बॉडी को कितने ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, कितने ताकत से ढकेलेगा, कितने ताकत से खींचेगा, इस ताकत के बारे में, फोर्स के बारे में कूलॉम ने नियम दिया। कूलॉम ने बोला कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक नियम है, और इस नियम के अनुसार आप फाइंड कर सकते हो कि एक वस्तु पे आवेश है, दूसरे वस्तु पे आवेश है, तो दोनों एक दूसरे के बीच में कितना प्यार दे रहे हैं या फिर कितना दुश्मनी निभा रहे हैं, इनके बारे में नियम कौन दिया है, कूलॉम ने दिया है, ठीक है। चलिए, तो कूलॉम का नियम क्या होता है, हेडिंग लगाइएगा सबसे पहले। इसका स्टेटमेंट क्या है ना। तो कूलॉम का नियम बेसिकली दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का नियम है। जैसे हम लोग न्यूटन का नियम पढ़े थे ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो मास, ठीक है, दो बॉडी जिसके पास मास हो, तो दोनों के दोनों बॉडी एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके बारे में कौन नियम दिया है, न्यूटन ने। नियम क्या था इसका, F इज इक्वल टू, मतलब फॉर्मूला आया था G m1m2 बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना, 11 क्लास में पढ़ना होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, एक पे मास m1 है, दूसरे पे मास m2 है, तो कितने फोर्स अप्लाई करते हैं, G m1m2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। G क्या होता है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का वैल्यू होता है 6 पॉइंट, G का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। SI यूनिट क्या होता है, मेरे साथ बोलना सबको, SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये SI यूनिट होता है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये न्यूटन का नियम था, इसी का कॉपी करके, मतलब न्यूटन के नियम के ही आधार पे कूलॉम अपना नियम दिया, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कूलॉम ने अपना नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पे बनाया है। तो कूलॉम का लॉ क्या है, तो कूलॉम का नियम दो चार्जेस के बीच लगने वाला बल का नियम। तो मान लो कि एक चार्जेस है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसपे चार्ज कितना है, Q1, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसपे चार्ज कितना है, Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। तो Q1 Q2 पे कितना बल लगाएगा, Q1 पे कितना बल लगाएगा, इस पर कूलॉम का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसको हम लोग कूलॉम का नियम भी कह सकते हैं। जो अभी लिखने जा रहे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, ये स्टेटमेंट है कूलम्स का, कूलम का सॉरी। तो कूलम का स्टेटमेंट क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से हम फॉर्मूला बनाते हैं कि क्या फॉर्मूला होने वाला है। तो क्या कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 पे F बल लगा रहा। पहले तो ये देखेंगे कि Q1 Q2 पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन वाला या फिर अट्रैक्शन वाला, प्रतिकर्षण बल लगाएगा या फिर आकर्षण बल लगाएगा। तो देख रहे हैं Q1 पे चार्ज कैसा है, प्लस, Q2 पे चार्ज कैसा है, प्लस। तो प्लस प्लस चार्जेस के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, है ना। Q1 Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, Q2 भी Q1 पे दुश्मनी निभाएगा, है ना, ये इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो Q1 Q2 पे मान लो कि F फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 भी Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F फोर्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये मानते हैं कि Q1 Q2 पे कितना बल लगा रहा, F बल लगा रहा। ठीक है, अब नियम से समझेंगे। तो नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल कितना है, F, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल का मतलब Q1 और Q2 को क्या करना है, गुना कर देना। ठीक है, गुणनफल का मतलब गुना ही तो होगा। ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती का साइन दे दिए, यानी कि लगने वाला बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक इक्वेशन बन गया। आगे क्या कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दूरी कितना है, r के वर्ग, यानी r का क्या करना है, स्क्वायर करना है, के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, है ना, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो f जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का। ठीक है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर का, f समानुपाती है 1/r स्क्वायर का। तो क्या हो गया, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, 1 और 2 को, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इकट्ठा अगर करेंगे बाबू तो क्या होने वाला है, देख रहे कि f Q1 Q2 का भी समानुपाती है, f 1/r स्क्वायर का भी समानुपाती है। तो एक जगह पे लिख सकते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर का हो जाएगा। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r स्क्वायर। कोई दिक्कत है तक समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे बढ़े। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं, समानुपाती का जो साइन है इसको जब हम हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना होता है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म जो है दोनों के दोनों टर्म बैलेंस होना चाहिए। तो इसको हटाने पर हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं जिसको कहते हैं k। ठीक है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा k Q1 Q2/r स्क्वायर, जहां k क्या है, नियतांक है। ठीक है, जिसे कूलॉम नियतांक कहा जाता है। k को क्या कहते हैं, कूलॉम नियतांक कहा जाता है। ठीक है, अब k का वैल्यू क्या होने वाला है, तो k का वैल्यू होता है 1/4πεm। ठीक है, k बराबर क्या होता है, 1/4πεm। अब अगर हम k के जगह पे पुट कर दें तो इक्वेशन क्या आने वाला है, f इज इक्वल टू k के जगह पे हम 1/4πεm। अभी डिस्कस करेंगे कि εm क्या है, 1/4πεm इंटू Q1, k के जगह पे इतना बात लिखे, उसके बाद Q1 Q2 जैसे है, इंटू में Q1 Q2/r स्क्वायर हो गया। ये एक फॉर्मूला आया। ठीक है, अभी हम εm पे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, हो गया, लिख लिए।
इधर वाला को साफ कर लेते हैं। अब देखो ये इप्सिलॉन एम क्या है ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन एम क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो इप्सिलॉन एम जो है इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन एम, इप्सिलॉन एम, ठीक है। ये जो साइन है इस साइन को कहा जाता है इप्सिलॉन। इसी में कहीं पे जीरो लग गया तो इप्सिलॉन जीरो या फिर इप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। तो ये साइन का नाम था इप्सिलॉन। तो ये इप्सिलॉन एम है क्या? तो आंसर है कि इप्सिलॉन एम को कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको हम? माध्यम की विद्युतशीलता। इसको कहा जाता है माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी। इंग्लिश में अगर देखें तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता है क्या? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम दो आवेश को अलग अलग माध्यम में ले जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान भी अलग अलग हो जाता है। जैसे मान लो दो आवेश लिए, ठीक है, Q1 Q2 कुछ भी है, 1 2 XYZ कुछ भी है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं फिक्स डिस्टेंस पे रखें, मान लो 1 मीटर की दूरी पे रखें। अब इसको अभी हम देखें, यहां पे चेक किए तो देखें Q1 Q2 पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा। अब हम हवा से उठ करके कोई दूसरे माध्यम में चले गए। जैसे मान लो कि दोनों आवेश को ले जाके हम पानी में रख दिए, तो जैसे हम पानी में ले जाकर के रखे तो देखें इसका फोर्स 10 न्यूटन हो गया, है ना। कोई दूसरा और लिक्विड में ले जाकर के रखे तो वहां पे देख रहे 20 न्यूटन हो जा रहा है। तो क्या पता चला हमको कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ये बल माध्यम पे डिपेंड करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो था F बराबर G_m1m2/r², उसमें G के साथ में ऐसा कोई फंडा नहीं था। G का मान सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब कहीं भी चल जाओ, हवा में जाओ, पानी में जाओ, है ना, कोई और द्रव्य में ले जाकर के रख दे दो बॉडी को, निर्वात में चले जाए तो हर जगह पे G का मान, कैपिटल G का मान सेम था। बट यहां पे जो कूलॉम नियतांक K है, इस K का मान माध्यम पे डिपेंड करता है। और जो माध्यम पे डिपेंड करने वाली बात है उसको हम कहते हैं इप्सिलॉन एम। और इप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो जिस तरह से इप्सिलॉन एम का मान में परिवर्तन आएगा वैसी वैसी फोर्स के मान में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि एफ और इप्सिलॉन एम में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। अगर इप्सिलॉन एम कहीं पे बढ़ रहा है, इप्सिलॉन एम का मान अगर बढ़ेगा तो एफ का मान क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इप्सिलॉन एम बढ़ेगा तो एफ का मान घट जाएगा। इप्सिलॉन एम का मान अगर कहीं पे घट रहा, मान लो कोई ऐसा माध्यम है जिसका इप्सिलॉन एम का वैल्यू बहुत कम है, तो उस माध्यम में एफ का वैल्यू ज्यादा होगा। इप्सिलॉन एम का मान कम तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इप्सिलॉन एम पे डिपेंड करने लगा। इप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता को कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल पर माध्यम के कारण बल के मान में परिवर्तन आता है, ठीक है। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल पे जो प्रभाव डालता है उसी को हम क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। बल के मान में परिवर्तन आता है, वही किसके कारण आता है? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। इप्सिलॉन एम चेंज होगा, एफ का मान चेंज होगा। इप्सिलॉन एम बढ़ेगा, एफ का मान घटेगा। इप्सिलॉन एम का मान घटेगा, एफ का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब 1 बाई 1 करके चेक करना शुरू किए कि किस माध्यम में इप्सिलॉन एम का मान ज्यादा होगा, किस माध्यम में इप्सिलॉन एम का मान कम होगा। तो जब हम रिसर्च करना शुरू किए इस पे तो सबसे कम मान इप्सिलॉन एम का मिला हमको निर्वात में, ठीक है।
जब हम निर्वात में दो आवेश के बीच देखे बल चेक कर रहे थे तो उस टाइम में एप्सिलॉन m का वैल्यू जो है सबसे कम मिला, यानी कि सबसे न्यूनतम मान एप्सिलॉन m का कहां होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन m का सबसे कम मान कहां पे मिला हमको? निर्वात में मिला। ठीक है, तो हम बोले चलो इसका कोई नाम रख देते हैं, क्योंकि ये सबसे न्यूनतम मान है ना, ऐसा खोज होता कहां आजकल। तो हम इसका क्या किए, एक नाम रख दिए। एप्सिलॉन m को बोलने लगे कि अच्छा ये सबसे कम मान का एप्सिलॉन m है, तो इसको हम कहेंगे एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन m जो है वो किसके बराबर हो गया? लगभग एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बाबू? तो सबसे न्यूनतम मान है, माध्यम की विद्युतशीलता की सबसे न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट मिल गया। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिल गया। एप्सिलॉन m क्या है? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट क्या है? सबसे कम मान वाला विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन m क्या था? माध्यम की विद्युतशीलता, और यहां पे माध्यम क्या है? निर्वात है। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता बन गया, यूनिट हो गया, इसका वैल्यू हो गया। अब अगर हम फॉर्मूला देखें, वहां पे f का फॉर्मूला देखें तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। एप्सिलॉन m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन m के जगह क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आया है ये किसके लिए आया है? निर्वात या वायु के लिए। ठीक है, अगर दो आवेशों के बीच में या तो निर्वात होगा माध्यम या तो वायु होगा माध्यम, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फोर्स निकालने के लिए? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके अलावा अगर कोई माध्यम आएगा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको अभी देख रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास निर्वात या वायु के लिए? F निकालने का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हम लोग क्या सीखे कि एप्सिलॉन m का मान सबसे कम जो है वो किस में होता है? निर्वात में। किस माध्यम में होता है? निर्वात में। और जब निर्वात में सबसे कम एप्सिलॉन m का मान होता है तो इस एप्सिलॉन m का ही हम एक नाम रख दिए कि चलो निर्वात के लिए स्पेशल नाम है, उसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। यानी निर्वात में हम लोग एप्सिलॉन m के बजाय हम लोग एप्सिलॉन m वर्ड यूज करने के बजाय क्या यूज कर देंगे? एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू देख लिए, इसका यूनिट देख लिए। ठीक है, अदर माध्यम में यानी कि निर्वात या वायु के अलावा और दूसरे माध्यम में एप्सिलॉन m का मान क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे कम तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अब जो भी माध्यम आएगा वहां पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सोच कि जब दूसरे माध्यम में एप्सिलॉन m का मान ज्यादा होगा तो f का मान क्या हो जाएगा? कम, और निर्वात में f का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तो आंसर है कि या तो निर्वात में या तो वायु में। कम कहीं पर भी हो सकता है, बाकी इसमें जो आएगा वो सब में क्या होगा? कम कम होने वाला है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर, क्योंकि k बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखे थे अभी। तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान रखे 4 पाई, सबको कैलकुलेट किए तो k का मान क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होगा? 9 इंटू 10⁹। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम उसके मान अगर रखें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रखेंगे। क्लियर होगा यहाँ से? अब क्वेश्चन आता है कि अगर निर्वात के अलावा कोई और माध्यम आ जाए
तो वहां पे हम लोग F कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है इप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। कैसे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बनाएंगे? तो देखो, हम लोग को सबसे कम माध्यम की विद्युतशीलता कहां पे मिला? निर्वात में। तो बोले चलो इसी को हम एक टर्म मान लेते हैं कि अब जितना भी माध्यम है, निर्वात के अलावा जितना माध्यम है, सबको हम निर्वात की विद्युतशीलता से ही रिलेट कर लेंगे। इसी से हम क्या करेंगे? सबको रिलेट करेंगे। आप मतलब जैसे हम इसको रिलेट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। तो इसलिए इसका नाम रखे हम रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एक नया वर्ड आया, आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर। इसको किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन आर से, या इसी को कहा जाता है परावैद्युतांक, है ना। इसको के से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कैपेसिटर वाले क्लास में। आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर या फिर परावैद्युतांक। क्या होता है एप्सिलॉन आर? तो आंसर है कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को ही क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे रिलेट करने लगे कि किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे विद्युतशीलता? एप्सिलॉन एम का मान कैसे निकालेंगे? तो आंसर है कि उस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता अगर पता हो तो उसमें हम एप्सिलॉन नॉट को गुना कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? उस माध्यम की विद्युतशीलता मिल जाएगी। इसका मान तो पता ही है, 8.85 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन आर का मान अगर मिल गया हमको तो हम क्या निकाल सकते हैं? उस माध्यम की विद्युतशीलता निकाल सकते हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला बन गया मेरा, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम के लिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम आया था फॉर्मूला, जो अभी फाइंड हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। एप्सिलॉन एम के जगह पर आप क्या रख दें? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के जगह पर रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया F का। क्लियर है? अब देखो एप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। जिस माध्यम में हमको दो आवेशों के बीच बल निकालना होगा, उस माध्यम का एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ होगा। जैसे मान लो हवा, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। तो जब हम इस फॉर्मूला में 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का जगह आप कितना पुट करेंगे? 1 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F क्या आएगा फाइनली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कोई भी माध्यम में जाएंगे, जिस माध्यम में हमको दो आवेशों के बीच बल निकालना है, उस माध्यम का एप्सिलॉन आर दिया होगा क्वेश्चन में। एप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आर का मान से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, निर्वात के लिए स्पेशल फॉर्मूला ये है, किसी भी माध्यम के लिए ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम लोग निर्वात भी निकाल सकते हैं। मतलब ये मेन फॉर्मूला कूलॉम का नियम का ये मेन फॉर्मूला, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बाकी जब क्वेश्चन में निर्वात वायु है तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कूलम्स लॉ। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाने का भी टेक्निक सीखेंगे। जैसे मान लो कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, यहां पे एक चार्ज है Q2 इज इक्वल टू 2 कूलम
बीच की दूरी है 1 मीटर, r इज इक्वल टू दिया हुआ है मान लो 1 मीटर, ठीक है, फिक्स है। पॉइंट ए पे ये चार्ज है, पॉइंट बी पे ये चार्ज है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, मतलब Q1 Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये F निकालिए। और जो बीच का माध्यम है, दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वो माध्यम क्या है, हवा। तो F का मान क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे बनेगा, अभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला में हम लोग सीखे हैं F निकालने के लिए फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कन्फ्यूजन है कि F कैसे बनेगा भाई, दो फार्मूला है मेरे पास। तो देखो, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अगर माध्यम हवा या फिर निर्वात कहीं पे दिख जाए, या तो हवा दिख रहा हो या फिर निर्वात दिख रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं निर्वात हवा के लिए, उसको ही चुनेंगे, ठीक है। तो निर्वात या वायु के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर वाला से भी बन सकता है, लेकिन एप्सिलॉन आर यहाँ पे लिखो, फिर एप्सिलॉन आर का मान 1 पुट करो, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। तो हम क्या डायरेक्ट बनाएंगे कि अगर जैसी हवा देख रहे हैं या फिर माध्यम निर्वात देख रहे हैं, झट से लो फॉर्मूला चुन लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम और शॉर्ट करना चाहें तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना किसके बराबर होता है, K के बराबर। अभी लिखे हैं कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इतने के जगह पे हम लोग K लिखते हैं अगर, तो यहाँ Q1 यहाँ Q2, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी कि जो फॉर्मूला हम लोग अब चुनेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसके लिए ये फॉर्मूला काम आएगा, या तो माध्यम निर्वात हो या माध्यम हवा हो, ठीक है। अगर इसी में कोई दूसरा माध्यम आ जाएगा तो उसमें क्या फॉर्मूला चेंजेस होगा, उसको आगे देखेंगे। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। बीच की दूरी r इज इक्वल टू 1 मीटर। F निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का मान 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये भी लिखे थे K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू K का मान तो हो गया Q1 का मान कितना दिया हुआ है 1 कूलम, तो Q1 के जगह पे 1 रखेंगे। Q2 का मान कितना दिया हुआ 2 कूलम, 2 रखेंगे। बीच की दूरी r का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 का 2, 2 9 18 इंटू 10 टू दी पावर 9, और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, F इज इक्वल टू 18 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन, ये आंसर है। यानी दोनों के बीच लगने वाला जो बल है F का वैल्यू कितना आया 18 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर हवा है तो डायरेक्ट ये फार्मूला चुनेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो नीचे क्या लगा देंगे हम, एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो यहां पे Q1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम, Q2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, R का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया बीच का माध्यम फिर से हवा है, तो पूछा गया Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ठीक है। या फिर सेम सवाल ऐसे भी हो सकता है कि Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन है, दो आवेश है, दोनों का मान दिया हुआ है Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, बीच का माध्यम हवा है, R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, लगने वाला फोर्स निकालिए। कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन।
देखो माध्यम क्या है, हवा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सॉरी एक मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि Q1 Q2 R ये सब का वैल्यू जो दिया हुआ है इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये आप बेसिक है पहले से जानते होंगे। Q1 इज इक्वल टू क्या है 1 माइक्रो कूलम, जबकि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा कूलम में, तो 1 इंटू माइक्रो घटाएंगे 10 टू द पावर -6 लगाएंगे, कूलम हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हटाएंगे कन्वर्ट करेंगे मीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको डायरेक्ट बिना एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए अगर लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा फिर, इसलिए जल्दबाजी से बचना है, सावधानी हटे दुर्घटना घटी है ना। तो के का मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का मान क्या है 10 टू द पावर -6, अरे 1 इंटू 10 टू द पावर -6 को लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 का मान क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 ले लेंगे। बीच का दूरी R, R का वैल्यू कितना 10 टू द पावर -2, R का स्क्वायर होता है स्क्वायर कर देंगे। F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 दूना 18 गुने 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 6 जाएगा -3, 2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर नहीं 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो गुना में ये भी पावर और ये भी पावर दोनों बीच में गुना है, तो 2 दूना 4 की, कई लोग इसको 2 का स्क्वायर समझ लेते हैं तो गलत है, ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों आपस में गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 18 गुने 10 पे पावर -3 पहले से ऊपर, -4 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +4 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाने वाला है F का वैल्यू 18 जैसे है वैसे रहेगा, इंटू 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 180 न्यूटन होंगे आंसर। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी अगर नहीं है तो इसको छापिए। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लो कि माध्यम जो है हवा नहीं है ना ही निर्वात है ना, कोई दूसरा माध्यम लेते हैं। तो जैसे कि एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ लोकेटेड है, Q1 इज इक्वल टू है 10 कूलम, Q2 इज इक्वल टू भी है 10 कूलम, ठीक है। बीच की दूरी R इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 मीटर, और इस बार जो माध्यम है वो माध्यम हवा नहीं है बल्कि हवा के अलावा कोई और माध्यम है, ठीक है। और जो भी माध्यम है वो उसका इप्सिलॉन R का वैल्यू मान लो 4 है ना। कुछ भी माध्यम होगा हवा के अलावा, बहुत सारे माध्यम है, कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो जिसका इप्सिलॉन R क्या दिया हुआ 4, तो हमसे पूछा गया Q1 Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, या Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, F फाइंड कीजिए। तो निर्वात वाला तो हम लोग अभी सॉल्व कर ले रहे थे, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बीच में माध्यम आ गया भाई, एक माध्यम है जिसका इप्सिलॉन R दिया हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखो तो जब कोई दूसरा माध्यम आ जाता है सवाल में, है ना, जब भी कोई दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालना हो और आवेशों के बीच कोई ना कोई माध्यम आ जाए, तो माध्यम के लिए फॉर्मूला सीखे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला सीखे। अब देखो कोई भी माध्यम है उसका इप्सिलॉन R दिया हुआ होगा, अभी हम बताए थे। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या यूज करते हैं K, तो F इज इक्वल टू अगर इतना के जगह पे हम K यूज करें तो ऊपर में K आ जाएगा, फिर Q1 Q2 जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे इप्सिलॉन R है और इनटू क्या होगा R स्क्वायर, है ना। इसी को ऐसे लिख सकते हैं इप्सिलॉन R इंटू R का स्क्वायर, ये बन गया
किसी भी माध्यम के लिए। अब इप्सिलॉन आर है तो है, न है तो न है, मतलब जो रहेगा दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। Q1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 कूलम, Q2 का मान भी कितना दिया हुआ 10 कूलम, R का वैल्यू 2 मीटर, इप्सिलॉन आर का वैल्यू 4। फॉर्मूला लगाएंगे K Q1 Q2 बाई इप्सिलॉन आर इंटू आर का स्क्वायर। अब K का मान क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का मान 10, Q2 का मान 10, इप्सिलॉन आर का मान 4, R का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी सब के सब यूनिट जो है SI मात्रक में है। R का मान 2 मीटर लंबाई का SI यूनिट होता है, Q1 का वैल्यू 10 कूलम कूलम में है। जब कूलम में नहीं रहेगा तो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ न तो 1 पावर कुछ न तो 1 पावर, तो 9 1 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, और 4 और 2 दूना कितना होगा 4, यानी 9 बाई 16 गुने 10 पे पावर 11। 16 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 पचे 80, 0.5 के समथिंग कुछ ना कुछ आएगा आंसर, 10 टू द पावर 11 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम रहेगा तो भी सॉल्व कर लेंगे, हवा रहेगा निर्वात रहेगा तो भी सॉल्व कर लेंगे। अब चेंज होते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो कि सवाल कुछ ऐसे है कि यदि हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान F है, तब इप्सिलॉन R इज इक्वल टू 10 वाले किसी माध्यम में बल का मान बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हवा में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान कितना हो F हो, तब उस माध्यम में लगने वाला बल का मान बताइए जिसका इप्सिलॉन R का वैल्यू कितना दिया हुआ 10। जिस माध्यम में इप्सिलॉन R का वैल्यू 10 होगा, जिस माध्यम के लिए इप्सिलॉन R का वैल्यू 10 होगा, उस माध्यम में लगने वाला बल का मान क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो हवा के लिए भी हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं, माध्यम के लिए भी फॉर्मूला सीख चुके हैं। तो पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं ना, ताकि बार बार हमको ये लॉन्ग प्रोसेस ना करना पड़े। तो पहले हम लेते हैं हवा के लिए। हवा के लिए क्या है फॉर्मूला, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। हवा के लिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, ठीक है। या फिर K Q1 Q2 बाई, चलो उसी को ले लेते हैं, है ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हवा के लिए, इसका नाम हम लोग FO रख देते हैं, ठीक है, या F नॉट, जो भी। किसी भी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, तो किसी माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये माध्यम के लिए इसका नाम हम FM रख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिखे थे K Q1 Q2 बाई इप्सिलॉन R इंटू R का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। एक्चुअल में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, ताकि ऐसा सवाल अगर आगे भी आए तो आसानी से बन जाए। अब अगर हम 1 में 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 में 2 से डिवाइड करने पर, तो 1 का वैल्यू देखो, FO का वैल्यू कितना है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। FM का वैल्यू कितना दिया हुआ, K Q1 Q2 बाई इप्सिलॉन R इंटू R का स्क्वायर। तो K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पे क्या, इप्सिलॉन R, यानी FO बाई FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन R नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, इप्सिलॉन R हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम यहाँ से मीडियम के कारण निकालना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, मीडियम को उधर भेजे, इप्सिलॉन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एफ ओ बाई इप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया। हवा में दो आवेश के बीच लगने वाला बल एफ है, तो इप्सिलॉन आर का मान इतना हो तो उस माध्यम में लगने वाला बल का मान बताएं। और इसमें क्या है, आवेश और दूरी दोनों के दोनों कांस्टेंट है, मतलब उसको चेंज नहीं किए, जो हवा में था दूरी वही उस माध्यम में भी है। तो अब ये फॉर्मूला लगा करके हम आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे, मीडियम के कारण निकालना है व्हाट, हवा में लगने वाला फोर्स दिया हुआ है, हवा में लगने वाला फोर्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ, तो एफ दिया हुआ है। इप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 10, फाइंड कर लेंगे एफ एम, फार्मूला लगाएंगे, एफ ओ का वैल्यू एफ, इप्सिलॉन आर का वैल्यू 10 यानी एफ बाई 10 हो जाएगा आंसर। सॉल्व। तो ये जो आपका इतना प्रोसेस था, ये एक फार्मूला तैयार किए हैं, ठीक है। बाकी ये फार्मूला है, इसको भी याद रखना है कि अगर मीडियम में निकालना हो, हवा में दिया हो, एप्सिलॉन आर का मान दिया है, तो डायरेक्ट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लिख लीजिए। चलिए, तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि निर्वात में दो आवेश के बीच लगने वाला बल F है। यदि उतनी ही दूरी पर किसी द्रव्य में आवेश को रखते हैं तब बल F/2 हो जाता है, तब द्रव्य का आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होगा। सेम सवाल है जो अभी किए थे हम लोग, है ना। बढ़िया से देखो, एक बार पढ़ो पहले क्वेश्चन को अच्छे से। क्या कह रहा है, निर्वात में दो आवेश के बीच लगने वाला बल F है, यदि उतनी ही दूरी पे किसी द्रव्य में आवेश को रखते हैं तो बल का मान क्या हो जाता है, F/2। पहले था F, अब कितना हो जा रहा है, F/2 हो जा रहा है। तो द्रव्य का आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगा, इप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, बनाइए। हो गया सॉल्व। चलिए देखो, निर्वात में है, इसको हम लोग FO मानते हैं, निर्वात हो या फिर हवा हो FO लिखते हैं, ठीक है। तो FO इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, F। आगे बोल रहा है कि किसी माध्यम में F का वैल्यू क्या हो जाता है, F/2 हो जाता है, तो उस माध्यम का इप्सिलॉन आर क्या होगा। फॉर्मूला सीखे हैं, Fm बराबर क्या होता है, FO बाई इप्सिलॉन आर। Fm दिया हुआ है F/2, FO का वैल्यू दिया हुआ है F बाई इप्सिलॉन आर, F से F कैंसिल, देयरफॉर इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। हो गया सॉल्व आंसर। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा हो जाएगा, है ना, हवा में है, निर्वात में। अभी इस पे बहुत सारा सवाल करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ पे। अभी बेसिक सिर्फ सवाल किए हैं ताकि आपको जो फार्मूला है वो फार्मूला अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद इस फार्मूला पे वेक्टर का रूल अप्लाई होगा, है ना। बहुत सारे चार्जेस के कारण देखेंगे, 1 बाई 1 करके सारा कुछ क्लियर करेंगे, है ना। इसी में टेंशन हो जाएगा कि जब दो आवेश को रस्सी से बांध के लटका देते हैं, उसके बीच में प्रतिकर्षण बल कुछ ना कुछ लगेगा, तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में आपसे पूछा जाएगा आवेश का मान क्या होगा, दूरी क्या हो सकता है, या फिर रस्सी में टेंशन का मान कितना होगा। तो इस तरह से सवाल आएंगे। अभी लिख लीजिए। चलिए, तो अगला हेडिंग लगाइएगा, कूलॉम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। मतलब कूलॉम के नियम का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, या फिर कूलॉम का जो नियम है, कूलम्स लॉ जो है, वो और किसके नियम से सिमिलर है, मतलब किसके नियम का पालन करता है। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो पहला फैक्ट क्या कहता है इसका, कि कूलॉम का नियम जो है वो केवल बिंदुवत आवेश पर लागू होता है। बिंदुवत आवेश का मतलब है कि ऐसा आवेश यानी पॉइंट चार्ज, ऐसा पॉइंट चार्ज जो कि बहुत छोटा हो, है ना, यानी छोटे वैल्यू वाला हो। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे मान लो एक छड़ है, अब इस छड़ पे अगर आवेश दे देंगे हम, तो ये छड़ पे आवेश इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे कोई गोला है ना, बड़ा सा गोला ले लीजिए, उस पे आवेश देंगे तो पूरे गोले पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरित हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस छड़ के कारण इस गोला पर अगर आवेश फैला हुआ है तो इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो वहां पे दोनों के बीच लगने वाला बल निकालने के लिए
हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये Q1 और Q2 जो है यहाँ पे मतलब ये फॉर्मूला को लगा करके हम ये गोला पर आवेश और छड़ पर आवेश के बीच लगने वाला बल नहीं ज्ञात कर सकते। कूलॉम का नियम, ये वाला जो नियम है, ये केवल किस पे लागू होता है? पॉइंट चार्ज पे, छोटे छोटे चार्ज पर, है ना। और पॉइंट का मतलब है कि इतना छोटा होना चाहिए जिसका डायमेंशन पता ना चले। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि ना तो उसका लंबाई पता चल रहा है, ना ही उसकी चौड़ाई पता चल रही है, ना एरिया, कुछ भी नहीं, मतलब डायमेंशन जीरो, एक पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जो आवेश होते हैं उसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं, और उस पॉइंट चार्जेस के कारण लगने वाला बल जो है वो कूलॉम के नियम K Q1 Q2 r स्क्वायर से निकालते हैं। तो पहला क्या हो गया कि ये नियम किस पे लागू होता है? केवल बिंदुवत आवेश पर लागू होता है। बिंदुवत आवेश का मतलब क्या हुआ कि ऐसा आवेश होना चाहिए, ऐसे बॉडी पर आवेश होना चाहिए जिसका डायमेंशन, ना तो उस बॉडी का लंबाई पता चल रहा, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना आयतन, ना कुछ, है ना, सिर्फ आवेश है। चलिए दूसरा नंबर में क्या हो सकता है? तो दूसरा नंबर इसका कहता है नियम कि कूलॉम का जो नियम है, इस नियम में दूरी के साथ में क्या है कि मतलब कितना दूरी हमको लेना चाहिए, किस किस दूरी पे कूलॉम का नियम लागू हो सकता है। तो कूलॉम का नियम जो है हम अनंत दूरी, अनंत का मतलब है कि अनंत नहीं ले सकते हैं, वो फिर जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत अधिक दूरी भी जाएंगे, r टेंस टू, अगर 10 टू द पावर 24 मीटर भी चले जाएंगे तो वहां पर भी कूलॉम के नियम से हम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल सकते हैं। और सबसे कम में अगर जाएं तो r टेंस टू 10 टू द पावर -15 मीटर भी जाएंगे तो वहां पर भी काम कर सकता है। मतलब r का वैल्यू अगर 10 टू द पावर 24 मीटर रखेंगे तो भी कूलॉम के नियम काम करता है, r का वैल्यू 10 टू द पावर -15 मीटर भी रखेंगे। मतलब सबसे कम में कहां तक के जाना है? 10 पे पावर -15। सबसे ज्यादा में कहां तक जाना है? 10 पे पावर 24। इसके बीच में जितना दूरी भी आएगा, हर दूरी पर कूलॉम का नियम F इज इक्वल टू K Q1 Q2 r स्क्वायर जो फार्मूला है ये लागू होता है। तो दूरी के साथ में क्या हुआ रिलेशन कि छोटे से छोटे दूरी 10 टू द पावर -15 मीटर जो है ये नाभिक की त्रिज्या होती है, परमाणु के नाभिक की। तो उतना छोटा डिस्टेंस पर भी कूलॉम के नियम काम करता है, ठीक है। तीसरा नंबर में है कि कूलॉम बल जो है वो संरक्षी बल है ना। कूलम बल जो है, कूलॉम बल संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब क्या हुआ कि संरक्षी बल के कारण किया गया कार्य जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ये कौन सा बल है? संरक्षी बल है। उसी तरह से कूलॉम बल भी क्या है? संरक्षी बल। जैसे मान लो कि एक आवेश है +q, इसको A से B तक ले जाने में, यहां पर भी एक आवेश है, मान लो +q, कुछ भी है, ठीक है, Q0 ले लेते हैं। तो A से B तक आवेश को लेके गए हम, तो पहले हम ये रास्ता चुने। तो ये रास्ता जब चुने तो ये रास्ता पे कितना काम करना पड़ा हमको? W1। इस Q को उठा करके हम ये रास्ते पे से लेके गए तो कितना काम करना पड़ा? W2। इस Q को उठा करके हम ये रास्ते से ले गए, कितना काम करना पड़ा? W3। अब ये W1, W2, W3 जो है ये तीनों के तीनों अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि किया गया काम जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि हम यहाँ पे अलग पाथ चुने, यहाँ पे अलग पाथ चुने, यहाँ पे हम अलग पाथ चुने, लेकिन फिर भी काम क्या आया? सेम आया। बल कौन सा लग रहा होगा? तो ये आवेश, तो आवेशों के बीच कूलॉम बल लगेगा। तो कूलॉम बल के कारण, क्योंकि काम होने के लिए फोर्स चाहिए, तो कूलॉम बल के कारण जो काम हो रहा है वो काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और जिस बल के कारण किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। चौथा नंबर में है कि कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तीसरे नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर Q1 Q2 पे F फोर्स अप्लाई कर रहा है
तो Q2 भी Q1 पे F ही फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। और जबकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाता है, अपोजिट। अगर ये 2 है तो इसका नाम 2-1 रखेंगे, इसका नाम 1-2 रखेंगे, और F12 और F21 मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। यानी कि कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है, ठीक है। तीसरे नियम का पालन का मतलब क्या हुआ कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट डायरेक्शन में क्या है, ये अपोजिट है एक दूसरे से, है ना। इसको लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मान लो कि जैसे हम पढ़े हैं चौथा नियम कि कूलॉम का नियम जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, है ना। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब कि अगर यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा, जितना Q1 Q2 पे बल लगाएगा Q2 Q1 पे उतना ही बल लगाएगा, लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत। अब देखो दिशा विपरीत क्या क्या हो सकता है कि मान लो Q1 Q2 पे ऊपर फोर्स लगा रहा, Q2 Q1 पे नीचे फोर्स लगा रहा, Q1 Q2 पे ऊपर में F के ताकत से ढकेल रहा, Q2 Q1 को नीचे F के ताकत से ढकेल रहा। क्या यहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर काम कर रहा है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम काम कर रहा है? तो देखते हैं कि F, न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या होना चाहिए, विपरीत। देख रहे F F, दिशा देख रहे विपरीत है, ऊपर नीचे, क्लियर है। बट कूलॉम के नियम का पालन नहीं करता है। यहां पे कैसे नहीं पालन करता है ये, क्योंकि कूलॉम के नियम में एक चीज और हमको समझना है, और वो ये समझना है कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, वो बल आवेश जिस रेखा पे रखी हुई है उसके अनुदिश कार्य करता है। जैसे इस तरह से जब देख रहे थे रिसर्च के टाइम में, तो जो रिजल्ट मिल रहा था वो रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलता था, इस रेखा के अनुदिश। चाहे वो एक्शन रिएक्शन पेयर जो भी देखने को मिल रहा था हमको, वो इस रेखा के अनुदिश मिल रहा था। क्योंकि अपोजिट में तो ये भी हो सकता है, अपोजिट में ये हो सकता है कि Q2 को इधर रिपेल किया, Q1 को इधर रिपेल किया। ये भी हो सकता है Q2 को इधर रिपेल किया, Q1 को इधर रिपेल किया। लेकिन ये सब गलत है। गलत कैसे हो गया, क्योंकि जब रिसर्च हो रहा था तो जो रिजल्ट हमको मिल रहा था वो रिजल्ट इस डायरेक्शन में नहीं दिख रहा था। वो किस डायरेक्शन में दिख रहा था, तो जिस रेखा पे दोनों आवेश रखी हुई थी उसी रेखा के अनुदिश कार्य करता था। यानी उसी रेखा के अनुदिश रिपल्सन होता था, उसी रेखा के अनुदिश अट्रैक्शन होता था। तो ये किस पे काम करता है, तो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अलोंग द लाइन, है ना। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। रेखा के अनुदिश का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां चार्ज है Q1, यहां चार्ज है Q2, ये कहीं ना कहीं इस लाइन पे रखा हुआ है ना। यहां Q2 है, यहां Q1 है। तो अगर ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो रिपेल केवल जिस रेखा पे रखा हुआ है उसी रेखा के अनुदिश कर सकता है, ठीक है। तो Q1 Q2 को रिपेल किधर कर सकता है, इस डायरेक्शन में। Q2 Q1 को रिपेल किधर करेगा, इस डायरेक्शन में। जिस रेखा पे रखा हुआ है उसी रेखा के दिशा में रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन। अगर मान लो माइनस चार्ज है तो Q2 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना। Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो जिस रेखा पे है उसी रेखा के अनुदिश काम करता है। तो क्या हो गया, छठा जो है कूलॉम का नियम
व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या हुआ कि f जो है, अभी हम लोग देखे थे, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो ये f और r के बीच में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती है, और r का क्या है, स्क्वायर है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम, स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। अगर हम f और r के बीच का ग्राफ देखें, f और r के बीच का ग्राफ देखेंगे तो देखेंगे कि r का मान हम बढ़ाते हैं तो f का मान क्या होगा, घटेगा। r का मान को घटाएंगे तो f का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम r का मान आधा कर दें, r का मान हम आधा कर देंगे तो f का मान जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब जितना हम r को घटाएंगे उसके स्क्वायर में f का मान बढ़ जाएगा। तो हम आधा कर रहे हैं यानी 1/2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो f हो जाएगा 4 गुना। और अगर हम r को दुगना कर देंगे यानी इसको बढ़ा देंगे तो f क्या होगा, उसके स्क्वायर में घट जाएगा। तो r को अगर दुगना करेंगे तो f जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि r अगर बढ़ाते हैं, r का मान को बढ़ाते हैं, देखो आधा से दुगना किए तो f का मान देखो घट गया, पहले था 4 गुना, अब कितना हो गया 1/4। r का मान क्या किए हम, दुगना, r का मान बढ़ाए हैं, इंक्रीज किए, तो f का मान क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। r को बढ़ा रहे हैं, f घट रहा, r को घटाएंगे, अगर इसका उल्टा देखो कि r को घटा रहे हैं, पहले था दुगना अब कर दिए आधा, तो बल का मान क्या हुआ, r को घटा रहे हैं तो बल बढ़ रहा है, पहले देखो बल इतना था अब 4 गुना हो गया। तो r और f के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए r को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, मान लो r यहाँ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा r बढ़ गया, तो f का मान क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। r का मान यहाँ, तो f का मान एकदम कम, क्योंकि r जैसी बढ़ेगा, r बढ़ रहा, f घट रहा, r बढ़ेगा, f घटेगा, ठीक है। r का मान एकदम कम रखे यहाँ, तो f का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ग्राफ इसका ऐसे कटता है, ठीक है, इस तरह से। r का मान बढ़ रहा है, f का मान घट रहा है, r का मान घट रहा है तो f का मान बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ हो गया। तो ये जो 6 पॉइंट है आपका कूलॉम से रिलेटेड, कूलॉम के लॉ से रिलेटेड है। अब हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही।